हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मेवाड़ के इतिहास सीरीज का पार्ट 4। अगर आपने मेवाड़ के इतिहास सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मेवाड़ के इतिहास सीरीज के पार्ट 3 में हमने जाना था कि समर सिंह के दो बेटे थे। पहले का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम था रतन सिंह। उसमें से कुंभकर्ण पिता की आज्ञा पाकर नेपाल चला गया और रतन सिंह को चित्तौड़ का राजा बनाया गया। सन 1301 ईस्वी में रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके समकालीन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें रावल शाखा पूरी तरह से समाप्त हो गई और इसका अंत हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण करने के कई कारण थे। उसमें से पहला कारण था उसकी साम्राज्यवाद की नीति। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए वह पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण से उसने 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसके अलावा गुजरात में जितने भी व्यापारी मार्ग जाते थे वह सभी मेवाड़ होते हुए जाते थे। इस कारण से भी मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। इसके साथ ही जब 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, तब रतन सिंह के पिता समर सिंह ने शाही सेना से दंड वसूला था, इसलिए भी वह मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था। इसके अलावा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को पाने के लिए भी मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु यह कथा सर्वप्रथम 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत में मिलती है। इसलिए इसकी ऐतिहासिकता पर इतिहासकारों को हमेशा संदेह रहता है। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पहुंचकर उसकी सेना ने गंभीरी और बेडस नदी के मध्य अपना शिविर डाला और अलाउद्दीन खिलजी का शिविर चित्तौड़ी नामक एक पहाड़ी पर रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ का 6 महीने तक घेराबंदी करके रखी। इस घेराबंदी में चित्तौड़ में कई युद्ध हुए, जिसमें रतन सिंह के सिसोदा गांव के जागीरदार राणा लक्ष्मण सिंह और उसके बेटे वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब 6 महीने पश्चात राजपूतों को जीत की कोई आस नजर नहीं आई, तब राजपूत पुरुषों ने केसरिया कर लिया और राजपूत औरतों ने जौहर कर लिया था। इस प्रकार चित्तौड़ का पहला शाखा सन 1303 में समाप्त हुआ था और 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर आधिपत्य हो गया। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम का आदेश दे दिया, जिसमें चित्तौड़ के 30,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। और इस युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया और उसके बेटे खिजरा खान को वहां का किलेदार नियुक्त किया। चित्तौड़ दुर्ग की एक तलेटी पर बने एक मकबरे में फारसी में एक लेख लिखा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। जब सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा खिजरा खान दिल्ली चला गया और उसने चित्तौड़गढ़ का किला मालदेव सोनिग्रा को दे दिया, जिसे मालदेव मुंचला के नाम से भी जाना जाता है। हमने इस वीडियो के पहले जाना था कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का एक कारण रानी पद्मिनी को पाना भी था। यह कहानी सर्वप्रथम 1540 में ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत में मिलती है। तो इस ग्रंथ की कहानी कुछ इस प्रकार है कि पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री होती है। वह अति सुंदर और बड़ी ही रूपवान होती है। उसके पास एक हीरामन नाम का बोलने वाला तोता होता है, जो इंसानों के भांति ही बोलता होता है। एक बार ये हीरामन नाम का तोता पिंजरे से छूटकर मेवाड़ की तरफ चला जाता है और वहां जाकर वह रानी पद्मिनी
की सौंदर्य का वर्णन करता है और ये सौंदर्य का वर्णन सुनकर मेवाड़ के रावल रतन सिंह उसको पाने की इच्छा जागती है और वह सिंघल द्वीप की तरफ जाते हैं। तब रावल रतन सिंह सिंघल द्वीप जाते हैं और वह रानी पद्मिनी से विवाह करके फिर से मेवाड़ लौट जा आते हैं। मेवाड़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। किसी कारणवश रावल रतन सिंह ने इस राघव चेतन को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतन सीधा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और वह रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। इस सुंदरता के वर्णन को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का मन रानी पद्मिनी को पाने का होता है, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था और वह चित्तौड़ पर पूरे 8 महीने तक घेराबंदी रखता है। परंतु जब 8 महीने तक उसको जीत की कोई भी आस नजर नहीं आती है, तब वह एक संधि प्रस्ताव रावल रतन सिंह के पास भेजता है। इस संधि के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि वह रानी पद्मिनी को सिर्फ एक बार देखना चाहता था। तब रतन सिंह इस संधि के लिए राजी हो जाता है, परंतु उसके दो सेनापति गोरा और बादल इस संधि का विरोध करते हैं। तब वे रतन सिंह नाराज होकर चित्तौड़ छोड़ के चले जाते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग में आता है तो वो रानी पद्मिनी को देखने के बाद जब पुनः लौटता है, तब रतन सिंह उसको द्वार तक छोड़ने जाते हैं और जैसे ही रतन सिंह उस द्वार पे जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को पकड़ लेता है और उनको गिरफ्तार कर लेता है और फिर चित्तौड़ में एक संदेशा भिजवाता है जिसमें वो कहता है कि रानी पद्मिनी को शाही हरम में भेजा जाए, नहीं तो वो रावल रतन सिंह को मार देगा। तब रानी पद्मिनी गोरा और बादल को ढूंढती है और उन्हें पुनः मेवाड़ में लेके आती है। उसके पश्चात गोरा और बादल एक युक्ति सुझाते हैं। उस युक्ति के तहत गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी के पास एक संदेशा भेजते हैं जिसमें वे कहते हैं कि रानी पद्मिनी अपनी 1600 दासियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास आएगी, परंतु वह सबसे पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी, फिर वह उसकी बेगम बनेगी। यह प्रस्ताव अलाउद्दीन खिलजी मान लेता है और रानी पद्मिनी को आने का आदेश देता है। तब उन 1600 डोलियों में 1600 सैनिक स्त्री वेश में बैठ जाते हैं और वह अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में जाते हैं। जब वे 1600 डोलियां अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में पहुंचती है, तब गोरा रानी पद्मिनी के वेश में रावल रतन सिंह से मिलता है और उनकी बेड़ियां काट के उन्हें वहां से भगा देता है। जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है, तब अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के तरफ अपनी सेना भेजता है, परंतु गोरा और बादल इस सेना का बड़ी वीरता से सामना करते हैं और इस युद्ध में दोनों ही वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है और रावल रतन सिंह केसरिया कर लेते हैं और चित्तौड़ की हार होती है। इस युद्ध के बाद में रावल शाखा का मेवाड़ पर पूरी तरह से अंत हो जाता है और यह जौहर मेवाड़ के इतिहास का सर्वप्रथम और सबसे बड़ा जौहर था। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए।